सो हाय एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम खत्म हो गया और आप केमिस्ट्री के एग्जाम के तैयारी में लग गए होंगे। केमिस्ट्री का एग्जाम 13 तारीख को होने वाला है और मैं आज के इस लेक्चर में वही एग्जाम को थोड़ा आसान बनाने का कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री के एग्जाम में या फिर इनफैक्ट जैक बोर्ड के सिलेबस में अगर हम बात करें तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है। काफी बड़ा वेटेज है। तो मैं पूरे केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उठा करके लाया हूं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना और ये सब भी एमसीक्यू करके जाते हो तो आप एमसीक्यू में लगभग 80 टू 90% इजीली सही करके आओगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हम लोग ज्यादा इंट्रोडक्शन में समय वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम का समय है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो, एक तरह से मैं एमसीक्यू प्रॉब्लम के लिए पेपर लीक करने वाला हूं, तो बन जाइए वीडियो में, कॉपी पेन उठा लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। देखो, हम ना चैप्टर वाइज अरेंज कर दिए हैं। आपको पहले कुछ सॉल्यूशन का मिलेगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, इस तरह से। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर में है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब देखो, सबका अगर मोलैरिटी सेम है ना तो आप सिंपली क्या करना, आई निकाल लेना। जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जब अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा ना तो फ्रीजिंग पॉइंट आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 आयन प्रोड्यूस करेगा तो 2 होगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए भी 2 आएगा और इसके लिए 2 आएगा। तो सबसे ज्यादा आई का जो वैल्यू होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, जो कि आंसर नंबर बी है। ठीक है, सिंपली आप आई से निकाल सकते हो। अब अगर तुम्हारा एम और आई दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया है तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस तरह का एक सवाल आ सकता है। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 एग्जांपल है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। उस हिसाब से देखो, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अपना आंसर आ गया, यही है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें ब्रास, तो ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है। ब्रॉन्ज, ये भी तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन है। हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी सॉल्ट में जैसे CuSO4.5H2, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट भी एग्जांपल है तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन का। एरिएटेड ड्रिंक, ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड when 58.5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है, सॉरी मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि 58.5 दिया हुआ है। चूंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 58.5 हो जाएगा, इनटू अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 200 दिया हुआ है, ये यहां से कैंसिल, 0 0 गया, 2 5 10, आंसर आ जाएगा 5, यानी बी हो जाएगा ये। इस तरह का सिंपल सवाल पूछ सकता है। आगे अगर बात करें, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ये हो जाएगा। आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वल टू देते थे तो हम लोग के एफ इंटू एम। ठीक है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता था, आप लोग को याद भी होगा। आगे नेक्स्ट, अब ये आ गया तुम्हारा, इतना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है आपका सॉल्यूशन में। अच्छा, सॉल्यूशन में अगर बात करोगे तो और क्या क्या एमसीक्यू के लिए याद रख लेना, थोड़ा आइडियल नॉन आइडियल वाला याद रख लेना। जैसे आइडियल के लिए डेल्टा वी का वैल्यू इक्वल टू 0, डेल्टा एच का वैल्यू इक्वल टू 0, ये सब याद रख लेना। नॉन आइडियल के लिए याद रख लेना डेल्टा वी और डेल्टा एच। हालांकि हर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी और डेल्टा एच सेम होता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, ये सब याद रख लेना।
मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सब इतना बार पूछा जा चुका है ना कि वो इस बार पूछने का चांस थोड़ा कम है, इसीलिए हम वो सबको नहीं रखे, बट सेफ्टी के लिए ये सब भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहला सवाल तुमसे पूछा जा सकता है वो है द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला ये था कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, बट हमसे अभी फॉर्मूला नहीं पूछा है, मोलैरिटी पूछा है, इसका सॉरी यूनिट पूछा है। इसका यूनिट क्या होता है? साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही तुम्हारा इसका यूनिट है। देख लो कहां पे है, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूनिट में और क्या क्या यूनिट भी याद रखना, एक कापा का यूनिट याद रख लेना, कापा का यूनिट। ठीक है, क्या होता है कापा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सी इंटू जी होता है। सी यानी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट होता है तुम्हारा ओम इनवर्स, बात क्लियर है। और जी का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर इसी को आप साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। तो ये कापा का यूनिट एक कम से कम याद रख लेना, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ Zn फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन विल बी। अब देखो, अगर हम ZnSO4 सॉल्यूशन से, ठीक है, इसको ब्रेक करोगे तो ये Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। अब बात को समझो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो तुम क्या करोगे? देख, ZnSO4 को Zn सॉलिड में कन्वर्ट, Zn में कन्वर्ट करने के लिए तुमको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। अब देखो, अगर हम 1 मोल Zn2 प्लस को Zn में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए मान लो तुमको 1 फेराडे चार्ज चाहिए, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फेराडे चार्ज होता है, तो बताओ ना 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना फेराडे चार्ज होगा? 2 फेराडे। यानी 1 मोल Zn मतलब ZnSO4 से 1 मोल Zn बनाने के लिए तुमको 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होगा। सिंपली तरीका क्या है ना, तुम क्या करना, ये जितना चार्ज होगा उतना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे अगर मान लो हमको बोलता 1 मोल Al3 प्लस के लिए तुमको कितना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो बोलते 3 फेराडे। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में कभी 1 मोल ना देकर के अगर हमसे बोलता कि हाफ मोल Zn सॉलिड निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी देना होता, तो तुम क्या करते? बेसिकली यहां पे 1 मोल Zn के लिए तुमको कितना देना पड़ रहा है? 2 फेराडे देना पड़ रहा है, तो हाफ के लिए कितना देना पड़ेगा? 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा 1 फेराडे आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। आगे देखो नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, तुमको यहाँ पे E0 का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे ईएमएफ निकालने बोला है। अब देखो, दोनों का दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो E0 सेल निकालने का फॉर्मूला क्या था सर? E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड तुम किसको बनाओगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.25 और इसका प्लस में 0.34, यानी ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। तो कैथोड में क्या बोलेंगे? 0.34 माइनस, ये माइनस 0.25 है तो माइनस 0.25। अब इसको सॉल्व करो तो 0.34 प्लस 0.25, अगर हम इसको ऐड कर दे बच्चा लोग तो ये आ जाएगा कितना? तो 5 4 9, ठीक है, यानी यहाँ पे 0.59 यही आना चाहिए। ठीक है, 0.59 वोल्ट। अब देखो 0.59 वोल्ट कहीं पे दिख रहा है क्या? प्लस में आना चाहिए, तो आंसर बी हो जाएगा। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे अगर बात करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। अब देखो, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, पहला। अब देखो, प्राइमरी सेल किसको कहते हैं? एक ऐसा सेल जिसको वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते हो। अरे रिचार्ज नहीं कर सकते हो तो क्या इलेक्ट्रोड का रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इट कैन नॉट, इट कैन बी रिचार्ज, और इसका कहानी है इट कांट बी रिचार्ज, गलत। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल, ठीक है। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज निकल कैडमियम सेल, ये गलत है। निकल कैडमियम सेल एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल का एग्जांपल दो था, एक ड्राई सेल या फिर लेक्लेंचे सेल बोलते हैं उसको, और दूसरा एग्जांपल था मरकरी सेल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगर बात करोगे, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वन, देख लो आ गया फिर से Al3 प्लस, जैक में पूछा गया है। अरे 1 मोल
Al3+ को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो बताओ ना, 3 फेराडे जरूरत होगा। अब यहां पे कंफ्यूज करने के लिए तुमको कूलम में दे दिया है। याद रखना भाई लोग कि 1 फेराडे जो होता है वो 96,500 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, अब तो 3 फेराडे किसके इक्वल होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 0 0 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, ठीक है, 27 28, तो 28950 289,500 आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। काफी सिंपल सा सवाल। आगे देखो नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट यानी जी का बात कर रहा है जी। अब जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L/A होता है। अब तुम इसका यूनिट खुद से निकाल लेना भाई। लेंथ का यूनिट क्या, सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो सेंटीमीटर क्या बोलोगे, इनवर्स, यानी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो, इसको मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में मीटर भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बोला है फॉर अ गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो सॉरी गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है कि पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे एनोड, जिसके कारण एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ये गलत है भाई, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ये बात को ध्यान रखना। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये सही स्टेटमेंट है, तो ये हो गया। आगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होता है 0 वोल्ट, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर इसी को हम SHE भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहां पे बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा इलेक्ट्रोड यहां पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना इलेक्ट्रोड पहचानने का तरीका क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा बैटरी है, ठीक है, छोटा वाला टर्मिनल तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज होता है और बड़ा वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। अब नेगेटिव के तरफ कौन मूव करेगा, तो पॉजिटिव मूव करेगा, यानी कैटायन मूव करेगा। तो जिधर कैटायन मूव करेगा, ठीक है, कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, तो जो कैटायन मूव करेगा उसको कहेंगे कैथोड। इधर कैटायन और इधर कौन मूव करेगा, एनायन, तो जो कैटायन मूव करेगा उसको हम कहते हैं कैथोड, और जिधर एनायन मूव करेगा उसको हम कहेंगे एनोड। अब आप लोग को आंसर पता चल गया होगा, कौन पॉजिटिवली चार्ज है बताओ, जिधर एनायन मूव करेगा कि कैटायन मूव करेगा, तो ऑब्वियसली एनायन, यानी एनोड यहां पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। यही उल्टा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या हो जाता है, पॉजिटिवली होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी प्रोसेस सेम होता है, यहां पे कैथोड पे रिडक्शन होगा और यहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चार्ज में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट बोला है द यूनिट, अब आ गया केमिकल काइनेटिक्स में, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन व्हिच हैज रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन तुमको दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है, काफी मजेदार सवाल है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए भाई। अगर हम ऑर्डर का बात करें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में जो पावर होगा उसी को आप ऑर्डर कहोगे, तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चा लोग वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब अगर हम रेट कांस्टेंट का यूनिट का बात करें तो रेट कांस्टेंट का जनरल यूनिट क्या होता है, जनरल यूनिट हम लोग यही लिखते हैं, जैसे देखो किसी भी रिएक्शन का अगर तुमको रेट लिखना हो तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 3, यानी थर्ड ऑर्डर का है तो यही बोलोगे। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, के का यूनिट निकालना है तो उसको इधर भेज दो, तो एक यहां पे अगर बात करोगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट का यूनिट होता है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। अब यहां पे थर्ड ऑर्डर है तो पावर क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। अब यहां पे इसको सॉल्व करो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहां पे क्या आ जाएगा जी, मोल का पावर 3 लीटर का पावर -3, ये कटेगा 2 बचेगा, ये कटेगा -2 बचेगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, मैच कर लो कौन सा आ रहा है, मोल का पावर -2 कहां पे दिख रहा है, लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, आंसर सी आ रहा है। इस तरह से सिंपली तुम निकाल सकते हो, कोई भी ऑर्डर का पूछे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर कुछ भी। हालांकि 3 सेफ्टी के लिए हम लोग याद करके चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का तो होता है सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर का बात करोगे तो यहां से एक कम कर दो, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ये होता है। थर्ड ऑर्डर का होता है मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है,
हालांकि सबका रटना नहीं है, ऐसे प्रोसेस से याद रख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो क्या बोला है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.6, ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट इज 0.03, ठीक है। तो यहां पे तुमसे क्या निकालने बोल रहा है, कंसंट्रेशन निकालने बोल रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, जिसमें तुमको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR हमें कितना दिया हुआ है बोलो जरा, 0.6 दिया हुआ है, और रेट कांस्टेंट यानी K का वैल्यू दिया हुआ है 0.035। अब देखो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें ROR तो इज इक्वल टू K, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर क्या बोल दोगे 1, फर्स्ट ऑर्डर है ना जी। रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 0.6, और अगर हम K का बात करें तो K का वैल्यू दिया हुआ है 0.035, और यहां से अगर बात करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको कर लो सॉल्व, यहां से एक प्लेस डेसिमल हटाओगे तो एक प्लेस डेसिमल पीछे चला जाएगा, यानी यहां पे जो भी रिएक्टेंट होगा, हम रिएक्टेंट को A मान लिए हैं, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 6/, ठीक है, यहां से अगर करें तो 0.35 आ जाएगा। इसको अगर हम पूरा तरह से पॉइंट हटा दे तो क्या करोगे, 35 ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 जा 35, और यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा, यही आएगा ना, 5 दूनी 10, नहीं 20 बार में कटेगा। तो यहां से आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 6 दूनी 12 120/7, 120/7 को काट लो तो यहाँ से 7 का 7, 7 का 7, कितना बच रहा है 8 9 10 11 12 5, ठीक है, तो 7 7 जा 49, यानी 17 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, बट दूगो ऑप्शन में दिख रहा है जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो पॉइंट दोगे तो 0 देना पड़ेगा, तो 49 तो गया, 7 7 7 1 जा 7, यानी 17.1 के आसपास होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे बोला अरहेनियस इक्वेशन क्या है, अरहेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं, K इज इक्वल टू A E का पावर माइनस EA/RT, इसी को बोला जाता है, यानी तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा, डायरेक्ट सवाल था। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बोला है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये अभी तुमको कुछ देर पहले बताया था, इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड का भी याद रख लेना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। आगे देखो नेक्स्ट, बोला है a reaction in which reactant R is converted into product P follows second order, ठीक है, kinetics, if concentration of reactant R is increased by 4 times, what will be the increase in rate of formation of P, यानी बेसिकली क्या बोल रहा है, ध्यान को सुनो, इस तरह का भी सवाल तुमसे बहुत पूछा जाएगा। एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसका अगर ऑर्डर का बात करोगे तो इसका ऑर्डर हमें कितना बोला है, देखो ऑर्डर इसका 2 बोला है, अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसका रेट लो एक्सप्रेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, रेट को अभी R1 इज इक्वल टू K, R का पावर क्या बोल देंगे 2, ये हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या बोला है, अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दे तो रेट बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे R2। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 गुना करने बोला है, यानी 4R कर दो, 4R का पावर 2। अब यहां पे 2 क्यों दे, क्योंकि अभी भी इसका ऑर्डर जो है वो 2 ही होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, यानी आपको बोला है कि जो R2 का वैल्यू है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, यानी R2/R1 कर देते हैं, तो यहां से R2/R1 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो R2 का वैल्यू कितना है, देखो K, ठीक है। अब यहां से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16R², इसी तरह से कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे K R², ये R² कटा, K भी कटा, तो R2 जो होगा वो 16 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा R1, यानी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। इस तरह का भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑफ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बिलो, ये जो तुमको ग्राफ दिया हुआ है ये किस ऑर्डर के लिए है, तो बता दे ये ग्राफ जो है वो 0 ऑर्डर के लिए है, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो घटता जा रहा है, ठीक है ये, और जो तुम्हारा इस तरह का डायरेक्ट स्लोप होता है वो 0 ऑर्डर में ही दिखाई देता है, ये भी बात ध्यान में रख करके चलिएगा। आगे देखें नेक्स्ट, बोला है वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ln2/k, एक फॉर्मूला होता है 0.693/k, ठीक है 0.693/k, और एक फॉर्मूला होता है 2.303 log 2/k। अब इस हिसाब से देख लो कौन सा मैच कर रहा है, टी हाफ
0.693 बाई के। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी सवाल आपको एमसीक्यू में अगर पूछना है तो पूछ सकता है। आगे, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी। तो मोलिकुलरिटी जो है वो हमेशा होल नंबर वैल्यू लेगा, जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए। जबकि ऑर्डर का वैल्यू फ्रैक्शनल या जीरो हो सकता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज गिवन बाय ओवरऑल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या करो, पावर को ऐड कर दो, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। आगे देखो, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एग्जांपल ऑफ, या फिर इसी को रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखो, अब आ गए हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक में। तो केमिकल काइनेटिक्स में उतना इंपॉर्टेंट टाइप का एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, सारा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जरूर उस टाइप का सारा एमसीक्यू को पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन। अब देखो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अब देखो, अगर हम स्कैंडियम 3+ देख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब डायमैग्नेटिक। अब यहां पे वेनेडियम 2+, तो वेनेडियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? वेनेडियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुम क्या करोगे? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यानी 4s2 3d3 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d3 आएगा। तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम +3 है तो 4s2 3d1 होता है, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d0। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यही डायमैग्नेटिक होगा। आगे, कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन 3d9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये मत पूछना कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं, अगर इतना दूर तक आए हो तो जरूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आता होगा। Mn3+ का अगर बात करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0, सब में 4s0 आएगा, और यहाँ पे आएगा 3d4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी तुम्हारा पारा होगा। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो होगा डाया, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होगा पारा, इसलिए ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कौन सा प्रॉपर्टी है जो इसको कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करने के लिए मजबूर करता है, या फिर कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करने में हेल्प करता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हेल्प करता है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी नहीं हेल्प करता है, एलॉय फॉर्मेशन नहीं हेल्प करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट किसको कहते हैं? वैसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन का रेट को चेंज कर सकता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, द ट्रांजिशन एलिमेंट विथ एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3d सीरीज। एनामोलस मतलब अलग, तो अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d सीरीज में किसका होता है? क्रोमियम और कॉपर का, ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, याद होना चाहिए। तो देखो क्रोमियम एंड कॉपर कहां दिख रहा है? आंसर डी हो जाएगा इसका, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? तो बाहर वाला सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स बढ़ जाता है, और बाहर वाला सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव कहा जाता है। ऑप्शन देखो, एटॉमिक नंबर नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। यार तुम लोग खुद निकाल लेना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही डायमैग्नेटिक होगा, हम तुम लोग को बता ही दिए हैं, देख लेना डायमैग्नेटिक कौन होगा। ठीक है, Zn होगा। क्यों Zn होगा? क्योंकि Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालोगे तो 3d10। अब d10 में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में, d9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, Ni+2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कोबाल्ट +2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। निकाल करके देखना, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, और ये सब पैरामैग्नेटिक होंगे। आगे देखो नेक्स्ट, बोला है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट इन। ठीक है, ये किस में रिजल्ट करता है? तो ये रिजल्ट करता है डीडी ट्रांजिशन में। ये किस में रिजल्ट करता है? तो डीडी ट्रांजिशन में रिजल्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर जो होता है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, ये भी याद रखना। अच्छा, एक और वजह से कलर होता है जो कि है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब डीडी ट्रांजिशन के हेल्प से कलर शो करने के लिए ना, बस ये बात याद रखना, डी में D10 कॉन्फ़िगरेशन या D0 नहीं होना चाहिए। D10 D0 कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो वो डीडी ट्रांजिशन से कभी भी कलर शो नहीं कर सकता है।
और अगर कहीं पे D0 कॉन्फ़िगरेशन है और अगर वो कलर शो कर रहा है तो उसका रीजन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होता है, वो कॉपी में लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट बोला दिस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+, ठीक है, Z27 एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, उसका तुमको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोला है। तो पहले M2+ एटॉमिक नंबर 27, तो इसका तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। M का अगर नॉर्मल स्टेट में बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए तुम्हारा 4s2 3d7, ये होना चाहिए। 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आ जाएगा 4s0 3d7। अब देखो यहां पे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है ना तो n का वैल्यू यहां पे 3 होगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे? तुम सिंपली क्या कर देना, d में 5 ऑर्बिटल होता है तो 1 2 3 4 5 पहले एक एक रखेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, 6 7, देखो 3 अनपेड बच गया। अब अगर तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2, ये होता है। n यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3+2 आ जाएगा 5, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15, तो रूट अंडर 15 bm ये हो जाएगा। अब रूट अंडर 15 bm इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, ये किसके क्लोज, अगर 16 होता तो 4 होता, ठीक है, यानी 4 से कम होगा, ठीक है। अब देखो 4 के करीब कौन दिख रहा है तो 3.87, तो आंसर ये हो जाएगा, बस कहानी खत्म। आगे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट 3 को छोड़ के जिंक कैडमियम मरकरी, बाकी सब ट्रांजिशन होता है। तो देखो Zn ट्रांजिशन नहीं है, कैडमियम ट्रांजिशन नहीं है, Hg ट्रांजिशन नहीं है, तो Fe ट्रांजिशन हो जाएगा। पूरा डी ब्लॉक ट्रांजिशन होता है 3 को छोड़ करके, और यही 3 वो है मनुष्य लोग। आगे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अरे Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d6, यही होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d5, और इसके आगे तुम आर्गन लगा दो। अब चेक कर लो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन कौन मैच कर रहा है। देखो 4s2 3d6 वो Fe का है, Fe3+ का नहीं है, ये भी गलत है, देखो यही हो जाएगा। अब तुम कहोगे 4s0, अरे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d 1 से लेकर के 10 तक, ns 1 से लेकर के 2 तक, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एफ ब्लॉक का भी सेफ्टी के लिए याद रखना, एफ ब्लॉक का होता है n-2f 0 से लेकर के 14 तक, या सॉरी 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, n-1d 0 से 1 और ns2, ये एफ ब्लॉक के लिए है, ये भी याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक दोनों ही है। आगे देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पहुंच गए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन Cu2+, अब कैसे निकालते हैं, तो सॉरी ये कॉम्प्लेक्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं पता है x, लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे x का वैल्यू +2 होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। आगे देखो नेक्स्ट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें है, तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सवाल है, तो आपका सबका निकाल करके देखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 किसमें आ रहा है, ठीक है। अगर हम NiCO4 का बात करें तो यहाँ पे NiCO4 में Ni का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो आपका 4s2 3d8 होगा, ठीक। इसका अगर तुम पूरा प्रोसेस से निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। NiCN का अगर बात करोगे तो ये तुम्हारा DsP2 आ सकता है क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CuNH3 में भी नहीं आएगा और इसमें वीक फील्ड लिगेंड के वजह से नहीं आएगा, तो इसका आंसर बी होगा। आपको सेफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता ही होगा, बात क्लियर है, और नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड हम लोग किसको कहेंगे, वैसा लिगेंड जिसका 2 डोनर एटम होता है। NO2 बाइडेंटेट नहीं है, इसको एम्बिडेंटेट कहते हैं, ध्यान रखना। CO3 2- फ्लेक्सीडेंटेट है, ये कभी बाई और कभी मोनो के जैसा एक्ट करता है। CN भी तुम्हारा एम्बिडेंटेट है, इसके पास 2 डोनर साइट होता है, तो ये तुम्हारा बाइडेंटेट होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेट लिगेंड, अब बताओ एम्बिडेंटेट लिगेंड अभी बताए थे CN- एम्बिडेंटेट लिगेंड, ठीक है। आगे अगर बात करोगे एम्बिडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं, जिसके पास 2 डोनर एटम होता है बट एक टाइम पे एक ही यूज कर सकता है। यहाँ पे बोला है ये कौन सा आइसोमेरिज्म, जहां पे तुमको वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर दिख जाए ना, वो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑप्शन देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसका आंसर यही होगा तुम्हारा।
ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे क्या है 4 और NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, आंसर डी हो जाएगा। ये है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी करते हैं। नेक्स्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ये तुमको निकालने बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x + 0 इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे x का वैल्यू +3 आएगा, कोबाल्ट +3 स्टेट में है। कोबाल्ट +3 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका होता है 4s2 3d7, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या 4s0 3d6, d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 4 अनपेयर्ड होना चाहिए, कोबाल्ट +3 स्टेट में है ना, तो आयरन कोबाल्ट 3d6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। x NH3 का 0 +3 आ जाएगा, 26 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 3d7, तो 2 यहां से निकल जाएगा, 1 यहां से निकल जाएगा, तो इसका 4 होगा, एक ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, आंसर डी होगा। तो इस तरह से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट, NiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये बोल रहा है। देखो सिंपल सा बात समझो, Cl वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड, और Ni का कॉन्फ़िगरेशन D8 है, D8 के केस में और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर बोला है कि इसको अगर तुम सॉल्यूशन में घोलोगे तो कितना आयन देगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पूरा का पूरा 1 देगा, और बाहर में तुम देख लो कै गो है, तो 2 गो है, तो टोटल 3 आयन ये प्रोड्यूस करेगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है x, ये 0 इज इक्वल टू 0, तो आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे नेक्स्ट, अब आ गए हेलो अल्केन और हेलो एरीन में, देख रहे हो ना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना भी करके जाओगे ना, इसे बता रहे ना एकदम 100% हम 20 से 25 सवाल लड़ जाएगा, इसलिए जितना क्वेश्चन बता रहे हो वो सब कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द IUPAC नेम, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग इधर से ही करोगे 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 4 ब्रोमो, अच्छा सॉरी, अगर हम इधर से नंबरिंग करें तब भी डबल बॉन्ड को फर्स्ट सेकंड पोजीशन, इधर से करें तब भी, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटुइन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटुइन कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन डी ये हो जाएगा इसका। आगे देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो किस मीडियम में होता है, ये सवाल पूछा है। फिंकलस्टीन याद है ना, NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस किसका रखते हैं, एसीटोन, तो एसीटोन होगा इसका, आंसर हो जाएगा सी, ये हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करोगे तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग, टर्सरी अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल कौन है, तो यहाँ पे देखो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो पेंटेन यानी कितना कार्बन का चेन होगा 5, 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल है और 3 पे क्लोरो है। अब देखो ये कार्बन का डिग्री क्या है 3 डिग्री, और अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्सरी यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सेकेंडरी किसको कहेंगे, अगर हेलोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, और प्राइमरी किसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है। आगे देखो नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो देखो सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है कि नहीं, 4, यहाँ पे भी कितना है 4, और यहाँ पे भी कितना है 4, तो ये सब आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है, और आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसमें दिया हुआ है, देखो सबसे कम थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट डी और सी में दिया है, तो ए और बी को हटा दो, और सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग है सेकंड का सबसे ज्यादा होगा, सेकंड का सबसे ज्यादा इसमें दिया हुआ है, तो आंसर सी टिक करेंगे। बात क्लियर है, और अगर अलग अलग होता तो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है ये रिएक्शन कौन सा एग्जांपल है, तो अल्काइल हैलाइड को हम NaI के साथ रिएक्शन कराए, प्रेजेंस एसीटोन का रखे हैं, ये एग्जांपल होगा तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन का। आगे नेक्स्ट, अच्छा इसको एक और नाम से बुलाते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, तो अगर हम SN1 और SN2 का बात करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो SN2 में
जो तुम्हारा रिएक्टिविटी होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी सबसे ज्यादा होता है मिथाइल हैलाइड का, फिर आता है 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये है आपका SN2 में। और SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट ये होता है CH3X। ये है आपका SN1 और ये था क्या SN2। तो अब देखो यहां पे बोला है कि कौन SN2 के टुवर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। 1 ब्रोमोपेंटेन यानी कितना कार्बन का चेन होगा, 5 कार्बन का, फर्स्ट पोजीशन पे Br, ये 1 डिग्री है। 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, यानी ये 2 डिग्री है। तो इन दोनों में अभी कौन जीता है, 1 ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमोपेंटेन, ये भी 2 डिग्री आएगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका 3 डिग्री आएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, 1 डिग्री वाला का। आंसर ए हो जाएगा ये। और वही अगर SN2 बोलता तो SN2 के लिए आंसर ये हो जाता, ध्यान रखिएगा। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट मोर इन SN2, तो SN2 में कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा। अब देखो ये तुम्हारा 3 डिग्री है तो इसको पहले हटा दो। अब यहां पे अगर बात करोगे तो ये भी तुम्हारा 3 डिग्री है, इसको भी पहले हटा दो, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब दोनों का दोनों तुम्हारा अल्काइल मिथाइल हैलाइड है। मिथाइल हैलाइड में अब एक आयोडाइड है और एक क्लोराइड है। अब अलग अलग के केस में याद रखना, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। SN1 SN2 दोनों में यही ऑर्डर चलता है, अगर अलग अलग अल्काइल हैलाइड है और डिग्री सेम है तब, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, फिर बोला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरिन। हेलोएरिन किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर तुम हेलोजन जोड़ दोगे तो इसी को हेलोएरिन कहते हैं। और यहां पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन, ट्रांजिशन स्टेट किसमें बनता है, तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और SN1 में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। आगे नेक्स्ट, अगर हम बोले तो द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ल्यूकस टेस्ट का यूज करते हैं, और ल्यूकस टेस्ट में ल्यूकस रिएजेंट यूज करते हैं। ल्यूकस रिएजेंट किसको कहते हैं, HCl प्लस एनहाइड्रस, ठीक है, ZnCl2, इसको ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है इथाइल अल्कोहल को जब कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो देखो अल्कोहल को जब तुम कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हो तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल ही है, यानी 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल कहते हैं, इसलिए आंसर, ठीक है, ए हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर दोनों का दोनों विलियमसन सिंथेसिस से बनता है, एक नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, बोला है इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। अब ये फिनोल है जी, फिनोल को जब हम कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप का एडिशन होता है, तो बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये बनेगा। या फिर इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, यहां पे बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है, ठीक है। अब देख यहां पे अगर बात करोगे और OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो जहां पे NO2 है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो बी का सबसे ज्यादा, बी सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहां पे कुछ नहीं है और यहाँ पे एक बढ़ाने वाला ग्रुप है, तो बढ़ाने वाला तो और घटा देगा ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर सी, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखो, फिर बोला है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3O, इसका नाम क्या होगा ईथर का। तो तुमको देखना है ज्यादा कार्बन कौन है, इधर ज्यादा कार्बन है, इधर कम कार्बन है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसका नाम होगा मिथऑक्सी ईथेन। अब देखो मिथऑक्सी ईथेन कहां पे दिख रहा है, ये है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4, प्रोपीन यानी इसका बात हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन यानी H+H2O, तो यहां पे अल्कोहल बनता है और मार्कोव एडिशन से, यानी ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां हाइड्रोजन और यहां पे OH, ये बन जाएगा। तुम देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी। इस प्रोसेस का नाम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होता है। आगे टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सॉल्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसी को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं।
फेलिंग्स रिएजेंट में दो सॉल्यूशन होता है, वो भी याद रखना, फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी। फेलिंग्स ए में कौन होता है, CuSO4.5H2O, और फेलिंग्स बी में कौन होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या फिर उसी को रॉसेल सॉल्ट भी कहते हैं। टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है, ये भी याद रखना। टॉलेंस फेलिंग्स दोनों का दोनों एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, इतना बात याद रख लेना। आया था, बता दिए। आगे अगर हम इसको रिएक्शन कराएं, सुनो यहां पे एक छूट गया है, एल्कोहलिक KOH। तो अगर हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो अगर आप इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है, यानी आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट अगर बात करें, फिनोल को जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी इसका आंसर फिर से कौन होगा, ए। सिंपल सा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वापस से वही एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन वाला है, तो प्रोपेन 2-ओल बनना चाहिए, प्रोपेन 2-ओल यानी ए। काफी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कौन है, एक ही है, जो कि है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोला है इसका IUPAC नेम। अब देखो यहां पे एल्कोहल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, इधर से नंबरिंग करने पे नजदीक आएगा 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1-ene-3-ol, हेक्स 1-ene-3-ol, ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही होगा इसका आंसर। आगे नेक्स्ट, ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अभी देखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वुड स्पिरिट किसको कहते हैं, तो मिथेनॉल को वुड स्पिरिट कहते हैं, यानी CH3OH, यही है आपका वुड स्पिरिट। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ओल विद अल्कालाइन KMnO4, अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, प्रोपेन 1-ओल यानी 3 कार्बन का चेन होगा और फर्स्ट पोजीशन पे OH। 1 डिग्री अल्कोहल को जब तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ रिएक्शन कराते हो तो ये एसिड में बदलता है, यानी प्रोपेन 1-ओल प्रोपेनोइक एसिड में बदल जाएगा। वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर इसी को हम PCC के साथ रिएक्शन कराते तो प्रोपेनल में बदल जाता, यानी एल्डिहाइड में बदलता, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, अब यहां पे बोला है कि फिनोल को CHCl3KOH के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, अब ऑर्थो पोजीशन पे एक CHO ग्रुप लग रहा है, इसका नाम बोला है सैलिसाइल एल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम है रिमर टीमेन रिएक्शन। और यही अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगता है ना, उसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, उसका नाम होता है कॉलबेज रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इन दोनों कंपाउंड में, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो हम क्या बताए थे, सिंपल सा बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, इन क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्लेमेंसन रिडक्शन में किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक अमलगम के साथ प्रेजेंस रखते हैं HCl का, जिंक अमलगम और HCl, देख लो आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से उल्फ किस्नर रिडक्शन भी है, वो भी कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में बदलता है। ठीक है, आगे द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में टॉलिन को अगर बेंजल्डिहाइड में हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं, रिएक्शन एक नेम रिएक्शन था, इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट, which of the following does not give aldol condensation, तो aldol condensation कौन नहीं देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन में दो था, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड, देखो ये एल्डोल देगा क्योंकि है अल्फा, ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड है, यही एल्डोल नहीं देगा, इसके पास भी अल्फा है और इसके पास भी अल्फा है, बात क्लियर है, तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वही एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अच्छा, जो एल्डोल नहीं देता है वो एक रिएक्शन देता है जिसका नाम है केनी-जारो रिएक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, अब एसिटल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल को हम यहाँ पे 4H और जिंक अमलगम और HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन में ये किस में बदल जाता है, अल्केन में बदल जाता है, यानी ये तुम्हारा बदल जाएगा इथेन में, क्योंकि एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन होता है। आगे नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में बदलेगा, अरे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड में बदलेगा, यानी बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। आगे द जनरल फॉर्मूला RCOO किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बोला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन किसको कहते हैं, वो कार्बन जिसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके देखना, sp2 आएगा क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट, यहां पे बोला है कि एसाइल क्लोराइड को H2 के साथ रिएक्शन कराए, प्रेजेंस रखे PDBaSO4 का,
इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमुंड रिएक्शन। इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा? तो देखो ये है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मल्डिहाइड, यानी ये तुम्हारा एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हीट करोगे केनिजारो देगा। और केनिजारो में क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, बात को सुनिए। केनिजारो में एक मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और एक मिलेगा आपको एल्कोहल, ठीक है। या तो यहां पे हमको मिलना चाहिए था मिथेनोइक एसिड या फिर मिथेनॉल, मिथेनॉल है ऑप्शन में। इथाइल एसीटेट नहीं होगा, एसिटालीन भी नहीं होगा, एसिटालीन इथीन, तो इथाइन को बोला जाता है। आगे देखो नेक्स्ट, फिर बोला है यहाँ पे C6, ये है तुम्हारा बेंजामाइड। बेंजामाइड को Br2NaOH, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, एक कम कार्बन वाला अमाइन बनेगा। देखो इसके पास टोटल 6 कार्बन था, एक 7 कार्बन था, यानी 5 कार्बन वाला अमाइन बनेगा। तो ये तो अमाइन है नहीं, यहाँ पे आंसर ये होगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, और रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBO, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है वन ऑफ द रिएजेंट ऑफ सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन का रिएजेंट कौन है? CuX के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी CuBr, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो CuHBr नहीं होगा, CuBr होगा, हालांकि HBr भी नहीं होता है। Cu2H2 या तो Cu2Br2 लेते हैं या Cu2Cl2, यही दो लेते हैं सेंडमेयर्स में। आगे नेक्स्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट किसको कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। आंसर C हो जाएगा ये। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। ये बेसिकली हेल्प करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के बीच में डिस्टिंग्विश करने में। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? NH2 होता है। सेकेंडरी का कौन होता है? NH, और टर्सरी का कौन होगा? सिर्फ N। आगे नेक्स्ट, अमाइन इज डेरिवेटिव ऑफ, अमाइन किसका डेरिवेटिव होता है? तो अमोनिया का। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो प्राइमरी अमाइन, दो हटाओगे तो टर्सरी सेकेंडरी अमाइन, और तीनों हटा दोगे तो टर्सरी अमाइन। आगे यहाँ पे बोला है IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम लिखने बोला है, CH3CH, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा NH2 और यहाँ पे CH3, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। ये हो जाएगा, काफी सिंपल सा सवाल था। आगे नेक्स्ट, जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RNH2। ये पहला वाला सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, और कोई ये अमाइन है नहीं, ठीक है। याद रखना वो तुम्हारा सेकेंडरी का और ये टर्सरी का है। आगे नेक्स्ट, R3N, अब बताओ ये कौन सा अमाइन होगा? टर्सरी यानी 3 डिग्री अमाइन। आगे नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन। सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन मतलब बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा होना चाहिए, उसका नाम होता है एनालीन, यानी आंसर ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड ऑफ मोनोसेकेराइड ऑफ कीटोहेक्सोज। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज कीटोहेक्सोज। कौन मोनोसेकेराइड कीटोहेक्सोज है? तो फ्रुक्टोज को बोलते हैं कीटोहेक्सोज जी, ठीक है। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहते हैं, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब देखो यहां पे क्या मैच करोगे? ए के साथ होता है T, AT, G के साथ होता है C। अब देखो ए है तो ए के साथ T होना चाहिए था, ए के साथ T होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये है। अब देख लो T के साथ फिर से कौन हो जाएगा? A, C के साथ कौन आ जाएगा? G, देख लो ये है, ऐसे करके तुम कर सकते हो। नेक्स्ट, रेटिनोल इज विटामिन। रेटिनोल कौन सा विटामिन होता है? ए होता है, ये एकदम सिंपल सा याद रखने वाला है। आगे नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स होता है, और अगर कौन सा आइसोमर बोले ना तो याद रखना फंक्शनल आइसोमर होता है। नेक्स्ट बोला है कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एग्जांपल ऑफ, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है जी, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, एक यूरासिल, एक होमवर्क दे रहे हैं। RNA में कौन सा बेस नहीं होता है वो भी याद कर लेना, हम नहीं बताएंगे, तुम लोग कमेंट में आंसर करना इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोला है प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड दैट आर कनेक्टेड बाय, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे अगर नेक्स्ट बात करोगे, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? NaHSO3, बाकी सबके साथ करता है, Br2 के साथ भी करता है, NH2OH के साथ भी करता है, और HI के साथ भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड, ग्लूकोज मोनो है, फ्रुक्टोज भी मोनो है, जाइलोज भी मोनो है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, और सुक्रोज का दो मोनोसेकेराइड कौन कौन सा है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही है। आगे नेक्स्ट,
ये लास्ट सवाल है, विच इज फैट सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन ए को हम लोग फैट सॉल्युबल कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ये सारे एमसीक्यू अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, ये सारा एमसीक्यू को भी अच्छे से जितना बात आप बताए हैं दिमाग में लेकर के जाते हो तो आपका मैक्सिमम एमसीक्यू सही होगा। बात क्लियर है? तो ये था एमसीक्यू का पहला वीडियो। इसके तुरंत बाद हम आप लोग के लिए 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सभी का वीडियो लेकर के आएंगे एग्जाम से पहले। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे मेरे को भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय।